नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से एन पहले भारतीय शेयर बाजारों ने गिरावट का जो 2 दिन का सिलसिला था वो आज तोड़ दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बुधवार को करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो एक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बनकर आज उभरा है। संदीप जी, क्या बाजार ने जो यूएस फेडरल का फैसला है उसको भांप लिया है? क्या ये जो तेजी है बाजार की वो आगे भी बरकरार रहेगी? क्या जो बाजार का दम है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा? देखिए, फेड का जो फैसला आना है उसमें ये तो डिस्काउंटेड है कि 5% यानी कि 75 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। अब उसमें कमेंट्री क्या आती है वो इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, पिछले 1-2 दिन से ऐसे क्यास बढ़ने लगे, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी होती है, उनकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ी है, तो उससे बाजारों में थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है वो पैदा हुई है। 6 दिन में भारतीय बाजारों ने एक साथ एक तरफा चाल दिखाई थी खरीदारी की। उसके बाद थोड़ा सा स्वाभाविक था कि आप रिट्रेस होंगे, थोड़ा सा थमेंगे, थोड़ा सा रुकते हुए दिखेंगे, तो उसका इंपैक्ट हमने मार्केट्स में देखा। अब फेड का इवेंट सामने है तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसे फेड के इवेंट से जोड़ लिया कि फेड के इवेंट को लेके ही बाजार असमंजस में है, या उसको लेके दिक्कत है, या कोई डर है। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली या डर वाली बात नहीं है। अगर ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी नहीं होती है तो केवल फेड की जो कमेंट्री है वहां तक बात रह जाएगी। क्या फेड आगे इस तरह से गाइड करता है कि जो कमोडिटी की प्राइसेस में गिरावट आई है उसके चलते आगे उनका जो स्टैंस है, जो उनका रुख है, क्या उसमें उतनी सख्ती नहीं रहेगी जितना वो पहले कह रहे थे? यही वो चीज है जो कि बाजार सुनना चाहता है। और कभी भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बाजार उससे पहले थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लाइट होने की कोशिश करता है। 2 दिन में हमने जो गिरावट देखी वो काफी तेज, काफी तीव्र थी, और उसके बाद एक बाउंस बैक, एक आप कह सकते हैं कि रिकवरी है, वो मार्केट्स में आना लाजमी थी। और उसमें कुछ हद तक मदद कर रहा है कच्चा तेल। कच्चे तेल में आप ग्लोबल मार्केट्स भी इनफैक्ट पॉजिटिव थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नतीजे आ रहे हैं यूएस के मार्केट्स में खासतौर पे, वो थोड़े से सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। कल हालांकि डाउ 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी की वजह यह है कि कुछ जो ग्लोबल टेक कंपनी है, जिसमें आप अल्फाबेट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, इनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, और जो नंबर्स आए हैं वो बेहद शानदार थे। और खासतौर पे माइक्रोसॉफ्ट का जो गाइडेंस था वो बहुत मजबूत था। तो उसके बाद जो आफ्टर आवर्स में जो ट्रेडिंग होती है उसमें इन दोनों शेयरों में काफी अच्छा एक्शन था, जिस वजह से आज डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। उससे एशियाई बाजारों को मदद मिली, और यही कारण था कि हमारे मार्केट्स भी खुले कमजोर डाउ की तर्ज पे और लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और उसका कारण एक ये भी था कि हमारे मार्केट्स में भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो भी किसी भी शेयर बाजार का दारमदार होता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाने का, वो भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। चाहे आप एशियन पेंट्स की बात करें, नंबर अच्छे थे। एलएनटी के नंबर तो ताबड़तोड़ कहना चाहिए, बेहद शानदार थे। 45% उनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, और कई कंपनियों के मार्जिन टूट रहे हैं। आईटी में तो हालांकि एक तरफा चाल हमने देखी, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के मार्जिन टूटे हैं, लेकिन एलएनटी के मार्जिन में सुधार हुआ है। बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था ये, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी है। इनके अगर मार्जिन में सुधार होता है तो जाहिर सी बात है बाजार उसे काफी पॉजिटिवली ले रहा है। बजाज फाइनेंस एक और दिग्गज है निफ्टी का, उसके नंबर काफी अच्छे आए थे। आज मारुति के नंबर्स आए हैं, वो भी नंबर्स अच्छे आए हैं। और टाटा मोटर्स के नंबर बाजार बंद होने के बाद आए हैं। घाटा उतना नहीं आया है जितना बाजार अनुमान कर रहा था, तो कल भी हो सकता है कि टाटा मोटर्स में भी शायद एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो नतीजे हैं जो कि एक मूल होता है किसी भी स्टॉक मार्केट की चाल के लिए, वो काफी अच्छे आ रहे हैं। चाहे यूएस की बात करें, चाहे इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो उसी का कारण है कि 2 दिन की गिरावट के बाद अब मार्केट्स में थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, आईटी स्टॉक्स में वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। फार्मा शेयरों में हमने देखा काफी अच्छा एक्शन था। एफएमसीजी, जब भी क्रूड नीचे आता है वहां पे एक पॉजिटिव साइड पे एक्शन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कुछ एक चुनिंदा 1-2 सेक्टर्स को आप छोड़ दीजिए, एनर्जी हुआ या कुछ और हुआ, उसको छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिक्कत वाली बात है फेड की, जहां तक फैसले की बात है। हाँ, अगर 1% हो जाता है तो शायद हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाए, लेकिन पूरा जो दारमदार है वो इसी चीज के ऊपर है कि कमेंट्री क्या आती है। अब आप कहेंगे कि आपका रुपया कमजोर हुआ है, आज हमने फिर से देखा कि रुपए में कमजोरी बनती हुई दिखी। उसका कारण ये है कि ये जो क्यास बढ़ा है ना कि 1% की बढ़ोतरी हो सकती है ब्याज दरों में, उससे डॉलर में फिर से मजबूती आई है। जो 106 के आसपास आ गया था डॉलर इंडेक्स, उसमें मजबूती आई, उस वजह से हमारा जो रुपया वो फिर से कमजोर होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल आपको केवल इसी चीज का ध्यान रखना है कि ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी के बाद फेड की कमेंट्री क्या आती है। ओवरऑल देखा जाए, मार्केट्स में मंदी आएगी या मंदी कितना फैलेगी, वो कहीं ना कहीं भाव में डिस्काउंटेड है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब केवल आगे सेंट्रल बैंक्स का क्या रुख रहता है, केवल उसी के ऊपर दारमदार है। इस सारे जो सिनेरियो है मार्केट का, इसमें विदेशी निवेशकों का भी जो ट्रेंड है या रुख है वो कैसा है, और क्या कल के लिए अगर हम कोई रणनीति बनाते हैं
तो हमें किन चीज़ों पर, किन बातों पर और किस ट्रिगर्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी? देखिए एफआईएस का रुझान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था कल परसों में भी कि 4 दिन लगातार उनकी खरीदारी हुई, उसके बाद से आप देखिए 3 दिन से लगातार बिकवाली के नंबर्स उनकी ओर से आ रहे हैं। हुआ क्या था, जैसे ही एफआईएस ने खरीदारी करना शुरू किया था तो डीआईएस यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उन्होंने अपने जो हाथ है थोड़ा सा रोक दिया था। लेकिन जब वापस एफआईएस ने बिकवाली करना शुरू किया है तो डीआईएस की ओर से कहीं ना कहीं सपोर्ट वापस आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईएस फिर से बिकवाली करना शुरू करें तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक होगा। दिक्कत की बात ये हो जाएगी अगर एफआईएस की जो सेलिंग है जो स्टार्ट हुई है 2-3 दिन से, वो क्या सस्टेन करती है। वो भी इसी बात पे निर्भर करेगा कि क्या डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है या फेड की ओर से क्या फैसला आता है। अब एफआईएस की ओर से बिकवाली नहीं आनी चाहिए, बड़ा जो नंबर है वो बिकवाली का नहीं आना चाहिए। आज शाम का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस लिहाज से, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में उन्होंने काफी बड़े मात्रा में जो बिकवाली है अब वो करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उन्होंने 3 दिन में करी है। मैं कैश सेगमेंट के नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो उस लिहाज से एफआईएस का क्या रुझान रहता है, अगर वो खरीदे भी ना तो कम से कम अपने बिकवाली रोक दें। बड़े नंबर्स 4-4 डिजिट के जो बिकवाली के नंबर हैं वो ना आए तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। ट्रिगर्स की जहां तक बात है, फेड का फैसला आएगा, उसमें आपको कमेंट्री देखनी होगी, कंपनियों के नतीजे किस तरह के आते हैं, क्योंकि इस हफ्ते निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। कल हम फेड के फैसले पे रिएक्ट करेंगे, उसके साथ साथ कल शाम को यूएस के Q2 के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। ये वो आंकड़ा है जो बताएगा कि क्या यूएस रिसेशन में तो नहीं चला गया, क्योंकि टेक्निकली आप 2 तिमाही के नंबर देखते हैं, एक नंबर नेगेटिव आ चुका है, दूसरा अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर एक इस चीज की पुष्टि हो जाएगी कि हाँ टेक्निकली यूएस के जो मार्केट्स है वो मंदी में है। और हमारे लिए कल मंथली एक्सपायरी है वायदा बाजार की, एक मंथली इवेंट होता है, तो उस लिहाज से उठापटक काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उससे पहले आप पॉजिटिव साइड पे बंद हुए हैं, 150 पॉइंट के आसपास ही गेन थे, 16,600 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो क्लोजिंग तो काफी अच्छी है। हालांकि जो जून में हमने 16,800 के आसपास का हाई बनाया था वो अभी भी हम पार नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की क्लोजिंग कल की एक्सपायरी से पहले, इतना बड़ा इवेंट है, फेड का फैसला आने वाला है, उससे पहले अगर इतनी बड़ी तेजी के साथ आप इस इवेंट में घुस रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेजी के जो बुल हैं, जो तेजी करने वाले तेजड़िए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि फेड की बैठक में कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब अब जुलाई में जो कारोबारी दिन है उससे 2 ही बचे हैं, अब कल 28 उसके बाद 29। तो अगर इन 2 दिनों में 16,800 तक पहुंचना मुमकिन लग रहा है कि आपको? देखिए वो पूरा इसी बात पे दारोमदार करेगा कि आज जो फैसला आएगा उसमें कमेंट्री क्या आती है। अब बाजार तो इसी मूड में इस फैसले में घुसा है कि मार्केट जो कमेंट्री आएगी उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आएगा और फैसले में भी 5% से ब्याज दरें बढ़ेंगी, जो कि बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, जो भाव में ऑलरेडी दिख रहा है हमें। तो उस लिहाज से फेड की कमेंट्री में अगर इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं आता है कि ये जो कमोडिटी प्राइजेस में गिरावट हुई है उससे वो आगे चलते हुए थमते हुए दिखेंगे, कोई भी कड़ा रुख ना आए उनकी ओर से, अब वो ये ना कहते हुए दिखें कि हम हर वो मुमकिन कदम उठाएंगे जिससे महंगाई को रोका जा सके, क्योंकि कल आपको Q2 का जीडीपी का आंकड़ा भी आएगा यूएस का। अगर वहां पे नेगेटिव ग्रोथ आ रही है और फेड यहां से अपना मीटर चला के रखा हुआ है दरें बढ़ाने का, फिर ये बाजार के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अभी तक यही है कि फेड ने जो फैसले लिए हैं उसका जो असर होना था ग्रोथ पे हुआ, लेकिन महंगाई धीरे धीरे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए बाजार आगे की चीजों को देख रहा है, वही चीज वो फेड से सुनना चाहता है कि क्या फेड उस चीज से इत्तेफाक रखता है नहीं रखता है। अगर फेड उस चीज से इत्तेफाक रखता है, कमेंट्री उसकी बाजार की जो सोच है जिस तरह से बाजार ने फैक्टर इन कर रखा है उससे मेलजोल खाती आई तो फिर तो 16,800 क्या 17,000 भी आ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मंदी की जो आशंका है और जो शेयर बाजार में चारों तरफ गिरावट है उसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे हिट होने वाला, जिस पे बुरा असर पड़ने वाला जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। तो ये इस पर इतना ज़्यादा असर हम क्यों पड़ रहा है और इसका आगे के लिए आउटलुक क्या होगा? देखिए मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। मार्केट में जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी इवेंट होता है या 1 साल पहले की बाजार डिस्काउंट करके चलता है, जब महंगाई का माहौल होता है, जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, तो जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स होते हैं, बाजार उस पर फोकस नहीं करता है। वैल्यू बाइंग के ऊपर, जिन सेक्टर्स के ऊपर जिन सेक्टर्स में वैल्यू होती है वहां पे ज्यादा फोकस होता है। अब आप कहेंगे कि आईटी सेक्टर गिर क्यों रहा है, आईटी सेक्टर में ही क्यों रिसेशन की दिक्कत है, कि यूएस में रिसेशन आना है, हर कोई जानता है। यूरोप में, यूके में 40% संभावना है, यूएस में 45% संभावना है। तो उसमें दिक्कत की बात यह है कि ऐसे माहौल में जो ग्रोथ वाली जो स्टोरीज होती हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आना लाजमी है। अब आईटी सेक्टर में भी आप देखिए नतीजों में, आप साफ तौर पे देखिए इनके जो नतीजे आ रहे हैं उसमें डिमांड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं बेहद स्ट्रांग है, कोई ऐसी चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी से 1 या 2 क्वार्टर आगे, जब हम इस साल के अंत में पहुंचेंगे, वित्त वर्ष के लास्ट में पहुंचेंगे,
वहां पे जाके जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। उस समय हो सकता है कि कंपनियां अपने जो बजट्स हैं वो कम करती हुई दिखें, स्पेंडिंग कम होती हुई दिखे इस सेक्टर में। इनका एट्रिशन ऑलरेडी हाई है, किसी भी आप कंपनी के नंबर्स उठा लीजिए, इक्का दुक्का को छोड़ दे, इनके जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी हाई है। ये कंपनियां ज़्यादा पैसे दे रही हैं, सैलरी बढ़ा के अपने जो कर्मचारी हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं, उससे इनके खर्चे बढ़ रहे हैं, मार्जिन में प्रेशर आपने देखा ही इन कंपनियों के, वेज हाइक हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, ऑफिस में वापस आके कामकाज शुरू हुआ है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये दर्शा रहे हैं कि आईटी के लिए जो माहौल है अभी के लिए ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर रिसेशन आनी है, कोई मंदी का माहौल आना है, तो जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स होते हैं वो जो ग्रोथ है वो कम होती हुई दिखेगी। रिसेशन का मतलब भी क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो या तो कम हो जाएगी या आप नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। हाँ, तो अगर ग्रोथ कम होगी तो फिर जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं जिसमें आईटी सबसे ऊपर आता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और यही कारण है जितने भी डाउनग्रेड्स आए हैं, चाहे आप जेपी मॉर्गन का डाउनग्रेड ले लीजिए, चाहे जेफरीज का डाउनग्रेड ले लें, वो यही कह रहे हैं कि तीसरी तिमाही या वित्त वर्ष 2023 की जो चौथी तिमाही है वहां पे जाके इनकी जो डिमांड है उसमें कोई ना कोई कमी देखने को मिलेगी। वहां पे जाके हो सकता है कि जो ऑर्डर्स इनको मिलते हैं बड़ी कंपनियों से उसमें शायद कुछ कमी देखने को मिले। और इनकी ओर से अभी इन्होंने सैलरी हाइक तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कर्मचारी ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं डर है कि तीसरी या चौथी तिमाही में मंदी का असर देखने को मिल सकता है। तो ये कर्मचारियों को जो नहीं जोड़ रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि ये कंपनियां भी डरी हुई है। हालांकि अभी भी इन्फोसिस का जो गाइडेंस आया था उन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को ऊपर की ओर रिवाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, 2 क्वार्टर्स के बाद, दो तिमाही के बाद मंदी आ सकती है, ग्रोथ कम हो सकती है। यही चिंता है जिस वजह से आप देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स इतने ज्यादा गिर रहे हैं। अब आप देखिए आईटी इंडेक्स इस साल करीब 28% गिर चुका है, टीसीएस 16% और टेक महिंद्रा और विप्रो को देखिए 40% से ज्यादा ये स्टॉक गिर चुके हैं। उसमें आप मेंट्री को जोड़ें तो ये 35%, एचसीएल टेक भी करीब 30% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो उस लिहाज से कारण वही है कि ग्रोथ इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है, नंबर्स में अभी भी इनके कोई दिक्कत ऐसी खास बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ कम हो जाएगी, उसी को स्टॉक फैक्टर इन करना है। अगर ये हम आईटी सेक्टर की बात करें जो आपने बताया इतना डिस्काउंटेड हो चुके हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें एंट्री करना मतलब अच्छा एक फैसला हो सकता है? देखिए यही सवाल हम जब एएनपीएस 80-90 पूरे 100 करते हैं या आपके साथ विपुल जी भी जुड़ते हैं स्टॉक सेंट्रल म्यूचुअल फंड सेंट्रल लेके, तो यही सवाल हम एक्सपर्ट के सामने रख रहे हैं कि आईटी में एज अ सेक्टर में कंपनियां बंद तो होनी जाएंगी, इनके कारोबार तो बंद हो नहीं गए। तो अब यही सवाल आ रहा है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आपको इस स्थिति में करना क्या है, सेक्टर लीडर्स के साथ रहना है, जैसे टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, और एक साथ आपको पैसा नहीं लगाना है। करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। टीसीएस तो आप देखेंगे एक समय 3000 के भी नीचे फिसल गया था, अब वापस 3150-3200 के आसपास आ गया है। तो बाइंग इंटरेस्ट तो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको एक साथ पूरा पैसा इन कंपनियों में नहीं झोंकना है और केवल जो दिग्गज कंपनियां जो लीडर्स हैं, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस जैसा, उनमें आपको दाव लगाना है। जो ज्यादा गिरी हुई हैं उनको आप सस्ता समझ के मत खरीदिए, लीडर्स के साथ रहिए, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें। हाँ, चलिए अब कल बाजार का जो दम है वो बरकरार रहेगा ही नहीं, ये तो कल आज शाम को फेड की जो मीटिंग्स के फैसले हैं उसके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक मार्केट से किसी स्पेसिफिक स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, हम अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमारे मनी9 ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अवेलेबल है दोनों iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारा चैनल पता ही है आपको, मनी9, जिसको आप देखते हैं और आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप जी जो स्पेशली आपके लिए इतना रिसर्च करते हैं, रोज़ आपको बाजार के बारे में बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसके लिए आप उसके लिए आप भी पुश करते हैं। आप लगातार ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिसमें लोगों को जानना है, जिसमें लोगों की पोजीशंस फंसी हुई हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल चीज़ें हैं जो कि लोग समझना चाहते हैं, वही मुद्दे आप लेके आते हैं। इसलिए आप मुझे भी पुश करते हैं, मैं एक्सपर्ट से बात करता हूं, उनसे समझता हूं। और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो अपना कोई सजेशन देना चाहें हमारे प्रोग्राम को लेके, इसमें कुछ बदलाव, हाँ कुछ बदलाव चाहते हो या हमसे और अच्छे की कुछ उम्मीद कर रहे हो तो वो ज़रूर बताएं और हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।